हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। हम लोग राजनीति विज्ञान की क्लासेस में राज्य से संबंधित कुछ उसके अर्थ और उसके उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हमने देखा था। उस संदर्भ में आज हम लोग अगला भाग राज्य का जो भाग 2 है वो लेकर आए हैं और आज की क्लास कक्षा 3 होगी। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने जो देखा था अब उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर हमने देखा था कि राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत है। एक काल्पनिक सिद्धांत है, एक अर्धकाल्पनिक सिद्धांत है और एक आपको भी पता है कि ऐतिहासिक सिद्धांत है। तो काल्पनिक सिद्धांत के बारे में हमने बताया था आपको कि काल्पनिक सिद्धांत भी आगे 3 भागों में बढ़ता है, यह हमने आपको बताया था। ठीक है, अगले पेज पर देखिए। इस बार मैं काफ़ी कुछ लिखकर पहले ऑलरेडी लेकर आया हूँ। देखिए, काल्पनिक सिद्धांत के बारे में हमने आपको बताया था कि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए थे। फिर भी मैं रिवाइज करूँ कि इसके जो जनक है वो जेम्स प्रथम है। ठीक, जेम्स प्रथम इसके जनक हैं और दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह कहता है कि राज्य जो है वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये देवताओं ने बनाया है, ये भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने बनाया है और जो राजा है वो उनके ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम करता है। जिस प्रकार से भगवान ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकते, उसी प्रकार से राजा कभी गलत नहीं हो सकता। तो यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य जो है वो ईश्वरीय दैवीय शक्ति के द्वारा बनाया गया है। और शक्ति का सिद्धांत के इसके जनक ओपेनहाइमर है। हमने आपको ये भी बता दिया था कि ओपेनहाइमर ये सिद्धांत ओपेनहाइमर ने दिया और यह सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध से हुआ है, शक्ति के आधार पर हुआ है, एक दूसरे से लड़कर झगड़कर उस पर कब्जा करके राज्य की उत्पत्ति हुई है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब इस संदर्भ में अगले उस पर हम लोग चलना था, हम लोग को सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को आज हम शुरू करते हैं। इसमें 3 प्रमुख नाम जो हैं, 3 सबसे बड़े नाम हैं, वो नाम है हॉब्स, लॉक एंड रूसो। ठीक है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने ही, ये जनक हॉब्स ही हैं। सबसे पहले इन्होंने 1651 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी लेवियाथन। इस पुस्तक को इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहली बार सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। फिर 1690 में ही पुस्तक लिखी थी जॉन लॉक ने, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, और 1762 में लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम ही रख दिया था रूसो ने अपनी पुस्तक का, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति के बारे में, इस थ्योरी के बारे में बताया। आइए जानते हैं एक एक करके कि क्या है। तो देखिए, हॉब्स जो है वो, हॉब्स का सिद्धांत ये कहता है कि पहले इन तीनों ने मानव का जो उनका व्यवहार है वो कैसा है। ठीक है, मानव की प्रकृति कैसी है, उसके बाद उनकी प्राकृतिक अवस्था में स्थिति कैसी थी, और फिर ये लोग बताते हैं कि क्यों समझौता हुआ और आगे समझौता टूटता है तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हॉब्स कहता है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी प्राणी है। हॉब्स क्या कहता है कि मनुष्य स्वार्थी है, लालची है, ठीक है, ईर्ष्यालु है, ये ईर्ष्या करता है। ठीक, और प्राकृतिक अवस्था के बारे में ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में ना कोई नियम था, ना कोई कानून था, ना कोई लॉ था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, उसने ये कहा कि जिसके पास शक्ति थी वही अपनी मनमर्जी करता था। हॉब्स का ऐसा कहना है आपके इस सिद्धांत के बारे में। उसने कहा कि जब मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था में उसके पास न कोई सिद्धांत था, न कुछ था, तो फिर उसने एक आपस में सब लोगों ने मिलकर एक समझौता किया। कितना समझौता किया? एक समझौता किया। इसका सामाजिक समझौता ये पूछता है कि कैसा समझौता, कितनी बार समझौता हुआ। तो इसका एक समझौता हुआ और इसका एक पक्षीय समझौता था, ये ध्यान रखिएगा, एक पक्षीय समझौता। ये मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको समझाते समझाते लिखना ज़्यादा जरूरी है। स्वार्थी एवं लालची मनुष्य हो गया, ईर्ष्यालु मनुष्य हो गया, और एक समझौता हुआ यहाँ पर और एक पक्षी समझौता था। ये समझौते में क्या होता है? तो देखिए, समझौते में हॉब्स ये कहता है कि सभी लोग आपस में एक साथ मिलकर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर हर व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता किया। उस समझौते से एक चीज़ निकली, एक उसने नाम दिया, एक जो चीज़ जिसकी उत्पत्ति, उसने कहा कि कॉमनवेल्थ निकला। क्या निकला? कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसने कहा कि इस कॉमनवेल्थ से 3 चीज़ निकले। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। एक राज्य निकला, ठीक, एक सरकार निकला, सरकार, और एक नगर समाज, नगर समाज। क्लियर? एक समाज निकला, नगर समाज और सरकार और राज्य तीनों इसी से निकले। फिर वो कहता है कि इन्होंने समझौता क्यों किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हॉब्स ने कहा अपने इस सिद्धांत में कि आत्मरक्षा
आत्मरक्षा के कारण इन लोगों को ये लगा कि भैया इतना जो वैमनस्यता का भाव है, ईर्ष्यालुपन है, लालच है, ईर्ष्या है, स्वार्थी है, लोग कोई किसी को मार दे रहा है, जिसकी शक्ति, जिसके पास लाठी उसकी भैंस है, तो इन्होंने आत्मरक्षा के लिए ये समझौता किया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये क्यों किया, ठीक है, तो इन्होंने ये समझौता किया आत्मरक्षा की वजह से, इन्होंने ये समझौता किया था। और साथ में अगर हॉब्स के बारे में और बात करें तो वो कहता है कि अगर ये समझौता टूटता है, अगर ये समझौता टूटेगा तो क्या होगा, तो हॉब्स कहता है कि अगर ये समझौता टूटेगा तो सबके सब पुनः उसी स्थिति में, प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा हॉब्स की बात। तो आइए अब लॉक का देखते हैं। लॉक का पहले देखते हैं, फिर देखते हैं जो पेज न्यू खाली उसमें क्या किया जाएगा। तो हॉब्स लॉक कहता है कि जो मनुष्य है वो स्वार्थी और लालची नहीं था, मनुष्य बहुत ही दयालु था। क्या कहता है ये, मनुष्य बहुत दयालु था और सबके साथ सहयोग करता था। ठीक है, सहयोगी प्रवृत्ति थी इसकी। ठीक है, और फिर ये कहता है कि समझौता 2 हुआ, इसका समझौता जो है 2 समझौता हुआ। इसने कहा कि नहीं भैया एक समझौता नहीं हुआ, इसने कहा कि 2 समझौता हुआ, साथ में 2 पक्षीय समझौता। ये भी कहता है कि अभी समझाते हैं 1 पक्षीय कैसा और 2 पक्षीय कैसा। ठीक है, ये कहते हैं कि 2 पक्षीय समझौता। 1 पक्षीय समझौता हाउस में था कि सब लोग आपस में मिलकर इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने साथ वही कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति, उन्होंने अपने सारे अधिकार त्याग दिए, सिर्फ एक अधिकार अपने पास रखा था, आत्मरक्षा का अधिकार, कि हमारे पास आत्मरक्षा करने का अधिकार होगा। और सारे की सारी शक्तियां राजा को सौंप दिया, राज्य को सौंप दिया कि लो राज्य को, सॉरी राजा नहीं राज्य को, क्योंकि हम लोग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि सब हमने अपनी शक्तियां राज्य को सौंप दिया और कहा कि तुम हमारी आत्मरक्षा हमारी रक्षा तुम करोगे, हमारे पास आत्मरक्षण का सिद्धांत, मतलब आत्मरक्षण का अधिकार रहेगा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये समझौता भंग हो जाएगा। और इसी आधार पर वो कहता भी है कि अगर यह सिद्धांत टूटेगा, हॉब्स कहता है कि अगर यह सिद्धांत टूटेगा तो सब प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे। और ये समझौता कब टूटेगा, तो ये समझौता तभी टूट सकता है जबकि व्यक्ति के जीवन की रक्षा ना हो सके। क्लियर, ये तो रहा हॉब्स, जो मैं बता चुका हूँ। लॉक के बारे में मैंने बताया कि इसने मानव के स्वभाव के बारे में बताया है कि दयालु है, सहयोगी है और सबके साथ यह मिलजुल कर प्यार की भावना के साथ रह रहा है। इसने कहा 2 समझौते हुए, आइए देखते हैं कैसे। इसने कहा कि 2 समझौते हुए। पहले समझौते में लोगों ने आपस में एक साथ, सब लोग आपस में एक जगह इकट्ठे हुए और एक दूसरे के साथ इन लोगों ने समझौता किया। और इसने कहा कि पहले समझौते से नगर राज्य की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति हो, नगर राज्य की। पहले समझौते से नगर राज्य की उत्पत्ति होती है और जब नगर राज्य की उत्पत्ति हो जाती है यहीं पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगर राज्य की उत्पत्ति जब हो जाती है पहले समझौते से, तो दूसरे समझौते से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो दूसरे समझौते से सरकार की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर व्यक्ति अपने जो है अधिकारों को त्याग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा कि अधिकार तो त्याग करते हैं लेकिन सारे नहीं, उनके पास उसने कहा था कि लॉक ने यहाँ, ये लॉक चूंकि इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर एक बार वो करते हैं हम लोग, लॉक को लेकर जो कुछ मेन पॉइंट है वो समझते हैं। तो देखिए लॉक कहता है, लॉक ने कहा कि 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार होंगे। जब मनुष्य प्रकृति में था तो उसके पास कुछ अधिकार थे जिसको लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का नाम दिया। कहा कि प्राकृतिक अधिकार 3 थे, प्राकृतिक अवस्था में जब था तब भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। वो 3 कौन कौन से थे, वो 3 थे। पहला था उसमें संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति, ठीक। दूसरा उसने कहा जीवन, और तीसरा उसने कहा स्वतंत्रता। ठीक है, उसने कहा कि ये 3 अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में भी थे और आगे भी रहेंगे। वो कहता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संपत्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉक के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। वो कहता है कि संपत्ति के लिए ही यह जो है समझौता हुआ। लॉक का समझौता इसीलिए हुआ क्योंकि जो संपत्ति की रक्षा की जा सके और संपत्ति बनी रहे। ठीक है, तो दूसरे समझौते से सरकार की उत्पत्ति हुई। और फिर ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि समझौता टूटता है, ठीक है, अगर मान लीजिए समझौता टूटता है, सरकार जो है वो संपत्ति की, व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाती है, तो क्या होगा, तो लॉक कहता है कि तब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये दूसरा समझौता टूटेगा, ये वाला कभी अब नहीं टूटने वाला। ये फेविकोल का जोड़ है, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये कहता है ये कभी नहीं टूटेगा, यही टूटेगा और सरकार बदल जाएगी।
जब सरकार बदलने की बात कहता है लॉक, तो वो कहीं न कहीं लोकतंत्र की बीज की स्थापना कर रहा होता है। कहीं न कहीं लोकतंत्र का जो है वो एक पेड़ के रूप में उसे उगने से पहले जो बीजारोपण होता है वो जॉन लॉक कर रहा है, और इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा गया है। तो खैर वो मतलब आपको अधिकार दे रहा है कि आपकी जो अगर रक्षा नहीं हो पा रही, आपके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही, आपकी संपत्ति की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो आपका दूसरा समझौता केवल टूटेगा और सरकार बदल जाएगा। इतना ही नहीं, वो यह भी कहता है कि हर पीढ़ी, प्रत्येक पीढ़ी जो आने वाली, जैसे मैंने जो समझौता किया, वो जिस सरकार जो रहा, आने वाली पीढ़ी उस समझौते को अप्रूव करेगी, उसको देखेगी कि हाँ ये क्या नाम है सही है, यानी सरकार को बदलने के पास नेक्स्ट पीढ़ी के पास भी ऑप्शन रहेगा। इस तरह से लॉक बताता है कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अब रूसो के बारे में। तो देखिए रूसो जो है, रूसो और हाँ, ये जो ये 3 पुस्तक मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने साथ में इनका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हॉब्स ने अपने उसका जो सिद्धांत है वो लेवियाथन में दिया, लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में दिया, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है अपने सामाजिक समझौते राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, वैसे तो हम जब इन तीनों को थिंकर्स में एक एक करके देखेंगे तब भी देखेंगे, ज़्यादा डिटेल से देखा जाएगा, लेकिन अभी इतना आप राज्य चूंकि पढ़ रहे तो राज्य के परिप्रेक्ष्य से आप इतना समझिए कि इनका बहुत महत्व है। और ये बाकायदा नेट जेआरएफ में तो पूछता है, ईयर के साथ पूछ देता है। आगे चलिए, तो हम लोग रूसो की बात करते हैं। तो रूसो कहता है कि व्यक्ति जो है आदर्श बर्बर की अवस्था थी, आदर्श बर्बर की अवस्था थी, आदर्श बर्बर। ठीक है, ये भोला भाला कहता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति जो है भोला भाला था। व्यक्ति कैसा था? भोला भाला। ठीक है, भोला भाला, ठीक ना। अच्छा, इसका समझौता भी एक बार हुआ है, एक समझौता हुआ इसका। ये कुछ हद तक इसने लॉक को लिया है, कुछ हद तक हॉब्स को लिया हुआ है। लेकिन हाँ, ये बहुत, इसके जो समझौता है काफ़ी निरंकुशता भरा है, जिसके बारे में वाहन कहता है कि समान इच्छा, इसके समझौते से जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई वो था सामान्य इच्छा। ठीक है, कि सभी व्यक्तियों की इच्छा, सामान्य इच्छा जो है, सामान्य इच्छा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य इच्छा की उत्पत्ति, वाहन ने कहा है कि सामान्य इच्छा लेवियाथन का कटा हुआ सिर है, यानी कि और ज़्यादा लेवियाथन, ये जो हॉब्स ने जो अपने विचार दिए, जो इसने वो किया लेवियाथन में, उसी से तुलना करके सामान्य इच्छा की आलोचना की जाती है वाहन के द्वारा। रूसो की जो सामान्य इच्छा के बारे में रूसो कहता है कि सभी व्यक्तियों की इच्छा सभी व्यक्तियों से पूछी जाएगी। ठीक है, सभी व्यक्ति से एक एक करके उनके राय जाना जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। जब वो इस तरह से बात कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाएगा, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि रूसो कौन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अभी तो हम आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं कि जब सभी व्यक्ति, राज्य के सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नियम कानून बनाए, उसको कार्य, मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर विधायिका का कार्य भी करे, कार्यपालिका का भी कार्य करे और न्यायपालिका का भी कार्य करे। ठीक है, वर्तमान में सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन ऐसे हैं जिसमें आप जहाँ पर लागू है। आज हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहीं भी नहीं अपनाते हैं, सिर्फ स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में है यह। तो हम बता रहे थे कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जब सभी लोग आपस में इकट्ठा हो गए और क्या कानून बनाया जाना चाहिए, क्या नहीं बनाया जाना चाहिए, यह डिसाइड करते हैं, प्लस में किसको कैसे न्याय करना है वो सब डिसाइड करते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। क्लियर? तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यहाँ पर रूसो क्या हो जाता है? जनक हो जाता है, जब वो कहता है कि सभी व्यक्ति से को इकट्ठा करके उनसे यह पूछा जाएगा, ठीक है, कि हाँ भैया तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या सही क्या गलत। यही सामान्य इच्छा है उसका, कि सभी लोगों की इच्छाओं को जानकर, और यहीं पर जो है यह बात कहने के बाद से वह कहीं ना कहीं क्या वह स्वतंत्रता और समानता का समर्थक हो जाता है। और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। वह इसकी इस बात से हमको लोगों को समझ में आता है कि वह इसका समर्थक है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, प्रत्येक व्यक्ति से पूछकर ही। तो यही है उसका मोटा मोटी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, की राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और जो बचे हुए विचार हैं। ये हमने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि संपत्ति वाला बहुत इंपॉर्टेंट। आइए अर्ध काल्पनिक सिद्धांत जो है, काल्पनिक सिद्धांत। तो देखिए अर्ध काल्पनिक सिद्धांत में 2 सिद्धांत आते हैं, पितृ प्रधान सिद्धांत, मातृ प्रधान सिद्धांत। तो इसमें हेनरी मैन पितृ प्रधान सिद्धांत के जनक हैं, डिग्वी समर्थक हैं। मातृ प्रधान सिद्धांत में मैक्स और मैक्लेनर दोनों समर्थक हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये यूपी पीजीटी में पिछली बार पूछ दिया गया था 2021 वाले में। ठीक है, समर्थकों के बारे में पूछ देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग जानते हैं, इसको याद रखिएगा। तो पितृ प्रधान सिद्धांत यह कहता है कि पिता जो है वो मुखिया था,
हर परिवार का मुखिया एक पिता होता है और उसी के वंश से उसका जो वंश चलता है वो बड़े बेटे ज्येष्ठ बेटे के उसके पुत्र के वही उत्तराधिकारी बनता है और उसी के नाम से चलता है और वही आगे ऐसे करते 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 उसकी वंश बढ़ता जाता है, वंश बढ़ता जाता है और फिर वह एक राज्य के रूप में धीरे धीरे उसका विकसित होता है। राज्य उसका विकसित रूप है पिता के जरिए, मतलब पिता का लड़का बड़ा बेटा, फिर उसके बाद से बेटे 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 फैलते 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 राज्य होते। मातृ सिद्धांत ये कहता है कि माता जो है, जो घर की सर्वश्रेष्ठ बुढ़िया जो औरत है, जो महिला है, माँ, वो जो है मुखिया है और उसी की जो बड़ी बेटी है वो। और इस सिद्धांत यह भी कहता है कि ये शादी नहीं होती है, ठीक है, कि हाँ ठीक है जिससे संबंध बनाना है बनाओ, फिर वो रिश्ते बनते 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 बढ़ते 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 राज्य के विकसित रूप का वो धारण करता है। इसी संदर्भ में मैकाइवर का एक बहुत ही फेमस कथन है कि ये ध्यान रखिएगा, रक्त संबंध से समाज का, ये ध्यान रखिएगा, रक्त संबंध से समाज का जन्म ठीक हुआ है और समाज से राज्य का हुआ है। ये कौन कहता है? ये मैकाइवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मैंने बताया कि माता 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 या माता की बेटी उसकी बेटी उसकी बेटी उसकी बेटी उसकी बेटी समाज बना, समाज से फिर राज्य बना। ऐसे या पिता 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 का बेटा पिता का बेटा पिता का बेटा उसके वजह से बेटा 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 होते होते राज्य। क्लियर? इन द सेम वे स्पेंसर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह अपराध का अस्तित्व। ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये छोटा सा इसमें जो अब तक हम बताते हैं अभी आपको कि हमने जो इसमें जो अब तक शुरू से हम लोग कर रहे हैं, इन तीनों सिद्धांतों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो काल्पनिक सिद्धांत, ठीक है, इसके जनक इसके बारे में पूछ देता है, सॉरी काल्पनिक के बारे में हम लोग देखा कौन कौन सा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जनक तो ये सबका याद रखिएगा। सामाजिक समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, ठीक। उसके बाद से इसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐतिहासिक सिद्धांत वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा हम लोग को करना है। ये तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। आइए ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है, ये करना है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, किसी और अन्य नाम से भी किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। और इसके जनक जो हैं हेनरी मैन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ों का है, हेनरी मैन इंपॉर्टेंट है या जनक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? इनका कहना है, इस सिद्धांत का मानना है कि राज्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। कैसे हुआ है? क्रमिक रूप से हुआ है, ठीक है, कि धीरे 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 क्रम की तरह हुआ है। कोई ईश्वर ने आकर नहीं बनाया, किसी शक्ति के उसमें नहीं हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि क्या नाम है कि रक्त संबंध बढ़ता चला गया और फिर एक दिन राज्य की उत्पत्ति हुई, या फिर कोई सामाजिक समझौता नहीं कि एक दिन सभी लोग प्राकृतिक अवस्था में थे, आदिम अवस्था में थे और उठते हैं और कहते हैं कि चलो भैया अब तो हम राज्य बनाएंगे, हम अपने अधिकार त्याग देंगे। इनका मानना ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। इनके पहले समर्थक देखते हैं, फिर बात करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। देखिए इसके समर्थकों में है गार्नर, ठीक है, गिलक्राइस्ट, ठीक, गिलक्राइस्ट है, लीकॉक है, बेजहार्ट है, मैकाइवर है, ये याद रखिएगा, ये कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कहते हैं कि विकास के उसमें कौन कौन से चीज़ कैसे विकासवादी, मतलब ये कहते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है इनका, किस प्रकार से इस राज्य की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से राज्य एक दिन में नहीं धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है, उसमें किन किन तत्वों को उसने समाहित किया है। तो वो देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है पहला एक तो रक्त संबंध, ठीक है, वही जो माता वाला या पिता वाला, ठीक है, कि पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो उत्तराधिकारी बना, फिर उसका लड़का, फिर धीरे धीरे करते करते जो है राज्य बना। साथ में धर्म को भी वो लोग मानते हैं कि धर्म भी रहा, शक्ति युद्ध, ठीक है, युद्ध और शक्ति लड़ाई झगड़ा करके ही हमने लिया। फिर उसके बाद से कहते हैं सामाजिक प्रवृत्तियां भी इसमें जिम्मेदार रही हैं तत्वों में। आर्थिक गतिविधियां को भी जिम्मेदार मानते हैं कि व्यापार हुआ, उसके बाद से एक स्थान से दूसरे स्थान को हम लोगों ने आपस में जोड़ा और धीरे धीरे उस सर्कल को, भूभाग वाला जो बात हम लोगों ने देखा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जिस तत्व को इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है राजनीतिक चेतना। इसको तो आप ऐसे रट लीजिएगा कि जैसे कि आप लोग अपना नाम नहीं भूलते उस तरह से, ठीक है, कि राजनीतिक चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया है। वो सीधा ये पूछ देगा कि विकासवादी सिद्धांत के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, या जिसके बिना विकासवादी सिद्धांत अधूरा रह जाता, तो वो था राजनीतिक चेतना। जब व्यक्ति के पास राज्य के प्रति, राज्य को लेकर और राजनीतिक चेतना के जब तक विकास नहीं हुआ तब तक राज्य की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। आप खुद सोचिए कि जब तक आप राज्य के बारे में जानेंगे नहीं, राजनीतिक चेतना आपके अंदर नहीं होगी कि हाँ सरकार क्या है, सरकार को बदलना है नहीं बदलना है, सरकार हमारे हिसाब से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, या आपके अंदर जब तक इस चेतना का विकास नहीं हुआ तब तक राज्य के विकास
नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। तो ये इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तत्व है। आगे चलते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत, और इसी ये जो ख़त्म हो गया ये विकासवादी सिद्धांत, और यही मेन मुख्य अब तक जो हमने देखा वो मुख्य सिद्धांत यही है। ठीक, मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो ये है कि कार्ल मार्क्स और उसके समर्थक क्या मानते हैं राज्य को लेकर। तो ये कहते हैं कि राज्य जो है ना तो प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल ना। तो ये मानते हैं कि ना तो प्राकृतिक है ना कृत्रिम है। फिर भैया राज्य है क्या? तो इनके हिसाब से राज्य कुछ नहीं, शोषण का एक यंत्र है। क्या है? शोषण का एक यंत्र है। वैसे से इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा बढ़िया से देखेंगे जब मार्क्स या मार्क्सवाद करेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज जो है हमेशा दो वर्गों में बटा हुआ है, और जो एक वर्ग है वो है अमीर, साधारण भाषा में फिलहाल समझिए, और एक है गरीब। ठीक है, तो अमीर जो है वह उसका शोषण करने का यंत्र है गरीबों पर। ठीक है, राज्य यानी कि अमीर राज्य के जरिए जो है शोषण करता है किसका? गरीब का। ऐसा मार्क्स का मानना है। क्लियर? और यहीं पर एक बहुत ही फेमस कोटेशन है आपके एंजल्स का कि राज्य, और इनके हिसाब से राज्य की समाप्ति हो जाएगी। ये चाहते भी हैं कि राज्य की समाप्ति हो जाए, और ये तरीका भी बताते हैं कैसे होगी, क्या होगा। खैर वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एंजल्स का एक कोटेशन है कि राज्य जो है, राज्य चरखे की भांति अजायब घर की वस्तु बना रहेगा। चरखे की भांति अजायब घर की वस्तु बना रहेगा या बनेगा। ठीक ना? तो ये एंजल्स का कथन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना? अच्छा, ये तो आज हम लोग राज्य, इसी के साथ हम लोग राज्य समाप्त कर दिए। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है PYQ का। आप हमको इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है। क्लियर? तो हम भी तो देखे जा रहा है कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो कमेंट में हमको ज़रूर इसका आंसर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमको ये भी कमेंट करके बताइए। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। भर्ती आ रही है, एकदम लगे रहिए। ठीक ना? अगली वीडियो हमारी सरकार पर होगी, और सरकार को लेकर ही हम लोग एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेंगे, क्योंकि राज्य का तीसरा अंग हमने बताया है कि सरकार है। पहला आपका जनसंख्या, भूभाग, और हम लोग राज्य को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग उसके अंग जो जनसंख्या, भूभाग समझना नहीं है। अब हम सरकार समझेंगे, और हम लोग उसी के सरकार को लेकर संविधान में प्रवेश करेंगे। हम अपने तरीके से चलेंगे। ठीक है? अगर आप ये PPT, ये PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिगार्डिंग, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आप उस पर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।